हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपकी क्लास चल रही है, जो मैं आपको बता दूं, देखिए आपको मैंने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया है। उसके बाद आपकी जो सेकंड क्लास चल रही थी मध्यकालीन भारत की क्लास, वो भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो आपकी इस टाइम क्लास चल रही है वो चल रही है आपकी आधुनिक भारत की। ठीक है, तो आधुनिक भारत की क्लास में फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ उत्तरकालीन मुगल सम्राट के बारे में मैंने जितना भी फैक्ट था मैं सब कुछ आपको बता चुकी हूँ, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कराए हैं। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट का सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है फ्रेंड्स, मैंने आपको बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य बता दिया, अंग्रेजों के मैसूर से संबंध किस प्रकार से थे, सिख एवं अंग्रेज के बारे में, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह के बारे में बताया। 1857 की क्रांति के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स आपका है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, महत्वपूर्ण तथ्य जो है उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया है, आधा बताया है। उसके बाद आधा जो फ्रेंड्स है आज की क्लास में कैबिनेट मिशन योजना 1946 को मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कैबिनेट मिशन 1946 में क्या क्या आपके एग्जाम में पूछा गया है इस रिलेटेड। ठीक है, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में जो विजय होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार की स्थिति क्या होती है, स्वयं दयनीय हो गई थी और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। बार बार पुलिस सेना क्या करती थी, कर्मचारियों और श्रमिकों का विद्रोह करती थी। ठीक है, विद्रोह हो रहा था, अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। इसलिए जो भारत थी, भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने क्या किया, प्रतिनिधिमंडल मार्च 1946 को भेजा। और इस प्रतिनिधिमंडल ने क्या किया, लॉर्ड वेले ने तथा भारतीय नेताओं से मिल करके एक योजना तैयार की जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत में पूर्ण स्वराज्य लाना, और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी की स्थापना का लक्ष्य रखा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया क्या हुआ था। पहले द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त होने के बाद क्या होता है, जो इंग्लैंड ने पहला आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में जो भी विजय होगा उसमें होने के बाद वह भारत के स्वशासन का अधिकार उसको दे देगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इस युद्ध के बाद क्या होता है, जो ब्रिटिश सरकार की स्थिति होती है वह स्वयं दयनीय हो गई होती है। ठीक है, और अब क्या होता है, अब उसके बाद क्या होता है, जो भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना क्या हो गया था, सरल नहीं रह गया था। तो बार बार जो पुलिस सेना थी, कर्मचारी और श्रमिक का विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को क्या हुआ, सुरक्षित रख पाना जो था इंग्लैंड के लिए असंभव हो गया था। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, कैबिनेट मिशन जो होता है, कैबिनेट मिशन की जो है नाम रखा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत में पूर्ण स्वराज लाना, और इसने भारत के लिए एक नया संविधान तथा एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ओके, तो यहाँ तक फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया। तो चलिए हम इसके आगे बात करते हैं आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट होता है कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों से विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की थी। फिर क्या होता है, 24 मार्च 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस जो कि भारत सचिव एवं A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। देखिए, जो कैबिनेट मिशन था वो किसके नेतृत्व में आया था, तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 ईस्वी को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। अब क्या होता है, जो कैबिनेट मिशन होता है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए जो चुनाव हुए थे जुलाई 1946 ईस्वी में, कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान जो थे प्राप्त किए थे। 78 मुस्लिम स्थानों से लेकर क्या किया था, 73 जो स्थान थे उसको क्या किए थे, प्राप्त किए थे। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस को 4 सिख सदस्य का भी समर्थन प्राप्त था। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया जाता है तो क्या होता है, स्वीकार करने के बाद जो संविधान सभा के निर्माण के लिए जो चुनाव होता है, जो चुनाव कब होता है फ्रेंड्स, जुलाई 1946 में, जिसमें जो कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए थे। ठीक है, 214 में से फ्रेंड्स कितने, 205 स्थान इन्होंने प्राप्त किए थे। और मुस्लिम लीग ने क्या किया था, 78 मुस्लिम स्थानों से और 73 स्थान जो है प्राप्त किए थे। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, जो कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हो गया था। ओके, अब देखिए यहाँ तक कहानी आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग क्या करते हैं, आगे चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, जो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब फ्रेंड्स इन्होंने मनाया, 16 अगस्त 1946 ईस्वी को किसने मनाया था, मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। बंगाल के मुख्यमंत्री शहीद सुहरावर्दी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस मनाया गया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। और कहाँ पर, कलकत्ता में मनाया गया था। किसने मनाया था, तो मुस्लिम लीग ने। ओके, और बंगाल के मुख्यमंत्री क्या होते, शहीद सुहरावर्दी थे। इसके बाद क्या होता है, 3 जून 1947 ईस्वी को भारत विभाजन की माउंट बेंटन योजना प्रकाशित की गई थी। माउंट बेंटन योजना जो फ्रेंड्स से कब प्रकाशित की गई थी, तो 3 जून 1947 ईस्वी को ये प्रकाशित की गई थी, माउंटेन बेंटन योजना। ओके, इसके बाद क्या होता है, माउंट बेंटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 ईस्वी की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। फिर क्या होता है, 14 जून 1947 ईस्वी को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद बल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंट बेंटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव जो है पेश किया था। इस प्रस्ताव का समर्थन अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, इस जो ये माउंट बेंटन योजना था फ्रेंड्स, इसको स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन इस प्रस्ताव का जो समर्थन करने वाले कौन थे, वो अबुल कलाम आजाद थे। इन्होंने किया था जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं था। ओके, तो इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, तो मैंने आपको बताया जो अब्दुल कलाम आजाद थे, इन्होंने क्या किया था, बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो कांग्रेस कार्य समिति का फैसला था वो फैसला सही नहीं था। ठीक है, और कांग्रेस के सामने कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, इसलिए क्या होता है इसके बाद, तो जो गांधी जी थे, गांधी जी और नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति देश विभाजन का प्रस्ताव जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में सर्वसम्मति के पास ना हो सका। फिर क्या होता है, नहीं होता, तो फिर जो 161 सदस्यों ने उनके खिलाफ क्या कर दिया था, वोट दिया, या फिर वे तटस्थ रह गए। जो प्रस्ताव का विरोध करने वाले में सिंध कांग्रेस के नेता कौन थे, चौथराम मिंडवानी, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि डॉक्टर किलचू पुरुषोत्तम दास टंडन, मौलाना हफीज जुर्रम मान रहे आदि रहे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम लीग की काउंसिलिंग की बैठक जो है माउंट बेंटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग की जो काउंसिलिंग हुई थी फ्रेंड्स, उसकी बैठक कहाँ पे हुई थी, माउंट बेंटन योजना का विचार करने के लिए 10 जून 1947 ईस्वी को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। फिर क्या होता है, लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया और लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्य में से सिर्फ 10 सदस्य ने इसका विरोध किया था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। ठीक है, तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक कब पेश किया गया, तो फ्रेंड्स 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। फिर क्या होता है, 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास किया गया। फिर क्या होता है, 18 जुलाई 1947 को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया था वो 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और इसके बाद देखिए 18 जुलाई 1947 को उस पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए थे। इसके अनुसार क्या होता है, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया, जो कि दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व संपन्न सौंप दी गई थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? किसी को जो डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को 2 डोमिनियन यानी कि भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया था। ठीक है, और भारत जो है दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व संपन्न सौंप दी गई थी। ओके,
यहाँ तक आप सभी समझ में आए। इसके आगे चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, नोट, भारत की आज़ादी के समय क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिया गया है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दिया गया है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज पंचम यानी कि जॉर्ज 6 था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रथम प्रधान हेड था। ठीक है, देखिए जब भारत की आज़ादी हुई थी उस समय जो इंग्लैंड का सम्राट था वो कौन था? जॉर्ज 6 था। ठीक है, और यह क्या है? यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का प्रधान यानी कि हेड था। ओके, प्रथम हेड था। तो देखिए अब जब देश जो है फ्रेंड्स आज़ाद हो गया था, कब? तो मैंने यहाँ पे आपको डेट बताया ना, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? इसको दो डोमिनियम यानी कि भारत और पाकिस्तान को बांट दिया गया था, जिसमें से दोनों डोमिनियम को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुत्व सत्ता सौंप दी गई थी। ठीक है, 14 अगस्त को पाकिस्तान क्या मैंने बताया, 24 अगस्त पाकिस्तान को अधिराज्य और 15 अगस्त को भारत अधिराज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग जो है 5 सदस्य यानी कि अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई। इसके बाद क्या होता है? 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए पाकिस्तान दिवस मनाया गया, किस दिन मनाया गया? तो फ्रेंड 27 मार्च 1947 ईस्वी को मुस्लिम लोगों ने क्या किया था? पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया था। ओके, इसके बाद क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंटा एटली लेबर पार्टी के थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो देखिए जब हमारी जो देश स्वतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय में क्या था? कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? जेबी कृपलानी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जेबी कृपलानी कौन थे? जो हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय के बाद जब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंटा एटली जो लेबर पार्टी के थे। ठीक है, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण क्या हुआ था? फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ला ने की थी। किसने की थी फ्रेंड्स? भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण जो है फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? बैकुंठ शुक्ला ने की थी। फिर क्या होता है? महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष जो हैं घनश्याम दास बिड़ला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। ठीक है, गांधी जी ने क्या किया था? कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, और 1925 और 1930 ईस्वी में। ठीक है, कब त्यागपत्र दिया था गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से? तो फ्रेंड्स दिया था पहली बार 1925 ईस्वी में और दूसरी बार 1930 ईस्वी में। ठीक है, 2 बार इन्होंने क्या किया था? त्यागपत्र दिया था। इसके बाद जो है बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। किसने दिया? फिर मुस्लिम लीग ने दिया था बांटो और छोड़ो का नारा। ठीक है, कब दिया था? तो 1943 ईस्वी में दिसंबर में। नेक्स्ट है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। ठीक है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल थे। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट फ्रेंड्स कह रहा है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, ये किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने कहा था। क्या कहा था फ्रेंड्स? देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, कर दूंगा। तो और नेक्स्ट कह रहा है कि डंडा फौज का गठन कब हुआ था? तो पंजाब में चमनदीव ने किया था। ठीक है, डंडा फौज का गठन किसने किया था? पंजाब में चमनदीव ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक जो है नील दर्पण में नील की खेती करने पर हुए अत्याचार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनेगा, नील की खेती करने वाले पर अत्याचार का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो दीनबंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, उसमें नील खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो ये मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो राम स्वामी नायकर ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो दयाल दास ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ठीक है, ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है वो किसने तैयार किया था? तो वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट है देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट कह रहा है तरुण स्त्री सभा का संस्थापक कौन था?
स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स वो कलकत्ता में हुई थी, तरुण स्त्री सभा की स्थापना। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा जो है किसने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए है यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किए थे। ठीक है, जो फ्रेंड्स 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्वविद्यालय सम्मेलन को संबोधित किसने किया था? तो वो फ्रेंड्स किया था स्वामी विवेकानंद ने। इसके बाद नेक्स्ट को आपका है दिल्ली षड्यंत्र केस में दीननाथ के द्वारा मुखबिरी की थी। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल्ली षड्यंत्र केस में दीननाथ के द्वारा ही मुखबरी की गई थी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अलीपुर केस में सरकारी गवाह जो है वो कौन थे? नरेंद्र गोसाई बन गया था। अलीपुर का जो केस हुआ था फ्रेंड्स उसमें जो है सरकारी गवाह कौन बना था? तो नरेंद्र गोसाई जी बने थे। ओके, यहाँ तक सबको कंप्लीट हुआ, कंफर्म हुआ। आगे बढ़ें, आगे देखिए नेक्स्ट दिया गया है सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था? तो खुदीराम बोस था। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है फ्रेंड्स भगत सिंह ने दिया था। और शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को जाना जाता है। अब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा दिया था इन्होंने। और नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? तो देखिए फ्रेंड्स, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं। नेक्स्ट कह रहा है कि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के सर्वप्रथम महात्मा कहा। किसने कहा था? तो महात्मा ने फ्रेंड्स महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको महात्मा की उपाधि दी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने फ्रेंड्स इनको सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अभी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आने वाली है, कब आने वाली है कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोग क्लास में अगर मन से होंगे तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, अपना जो है माइंड एकाग्र करके बैठिए। ठीक है, कंसंट्रेट कर रहिए आप लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। नेक्स्ट कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो फ्रेंड्स को कहा था एडोल्फ हिटलर ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एम.जी. रनाडे जी थे। नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट कह रहा है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। और सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि किसने दी थी? तो वो दिया था फ्रेंड्स एडोल्फ हिटलर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था फ्रेंड्स? एडोल्फ हिटलर ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं से कुछ भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है फ्रेंड्स कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आप सबके एग्जाम के लिए। चलिए फिर से एक बार बताइए आप लोग फटाफट से, जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताइए फटाफट से कमेंट करके जिसको पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी वो मिली थी आपको बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां के महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट कह रहा है 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय। ये फ्रेंड्स भारतीय पुनर्जागरण के पिता भी कहे जाते हैं और 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण के पिता हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है,
क्वेश्चन बनता है आप सबके एग्जाम में, ये ज्यादा करके पूछा जाता है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है कि फ्रैंक मैरिस्क ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, किसने कहा था अर्धनग्न फकीर? क्योंकि क्या थे वो धोती और गमछा केवल रहते थे ना, और वो कुर्ता वगैरह नहीं पहनते थे ना, तो उनको क्या कहते थे? अर्धनग्न फकीर। किसने कहा था? फ्रैंक मैरिस्क ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो उससे कौन संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइए फटाफट से। नेक्स्ट कह रहा है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो विवियन डेरिजियो था। ठीक है, विवियन डेरिजियो था। नेक्स्ट है कि कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। तो कांग्रेस ने फ्रेंड्स कब पारित किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसका प्रस्ताव जो है पारित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है भारत के पितामह यानी कि ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ऑफ ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड जो बिना ताज के बादशाह हैं वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को कहा जाता है बिना ताज के बादशाह के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम को किस नाम से जाना जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? फटाफट से कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ आप लोगों का टेस्ट भी चलता रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही बताया था। करेक्ट बता रहे हैं, राइट है आपका। देखिए नेक्स्ट है शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को, राइट रहेगा, भगत सिंह रहेगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जी.सी. हिल्टन। ठीक है, ये काफी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले व्यक्ति कौन है? क्रांतिकारी जो थे, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी तो खुदीराम बोस थे। ओके, राइट। इसके आगे बढ़े हम लोग, यहां तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स दिया गया है, नेक्स्ट दिया गया है ए.ओ. ह्यूम जो है 1885 से 1907 ईस्वी में, 1885 से 1907 ईस्वी में क्या होता है? तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। नेक्स्ट कह रहा है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। ओके, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका यहाँ पे आता है रोलेक्ट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील या फिर बिना दलील का कानून कहा गया। ठीक है, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का जो कानून कहा गया वो किसको कहा गया? कि फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया रोलेक्ट एक्ट को कहा गया, ये कब पारित किया गया था? फटाफट से कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट को कब पारित किया गया था? किसको पता है? कमेंट करके बताइए। रोलेक्ट एक्ट क्या पूछा गया है फ्रेंड्स? रोलेक्ट एक्ट मैंने आपसे पूछा है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए जिसको भी पता हो। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट में बात करती हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तो देखिए खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये भारतीय नेता थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। ठीक है, सामूहिक रूप से क्या किया? त्याग पत्र दिया। और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन को क्या हुआ? मुस्लिम लीग के सॉरी फ्रेंड्स 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को जो कांग्रेस मंत्रिमंडल में सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया जाता है और इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, मुक्ति दिवस के रूप में जो मुस्लिम लीग है कब मनाए थे? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? तो चौधरी रहमत अली थे, जिन्होंने पाकिस्तान का शब्द का जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स आते हैं गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। ठीक है, इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है,
नेक्स्ट है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लीग की स्थापना। ओके, और नेक्स्ट है आपका आता है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो है रास बिहारी बोस जी ने भी की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है। ठीक है, जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुख्यात सेलुलर थे जेल में अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रामाबाई ने किया था आर्य महिला सभा की स्थापना। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। चलिए इसके आगे हम आपको, तो देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग कैबिनेट मिशन जो मैंने आपको बताया, कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में, इसकी कुछ मुख्य बातें हैं उसको मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रही है इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ओके, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना की मुख्य बातें क्या हैं। कैबिनेट मिशन प्लान ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर के एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। फिर क्या होता है, भारतीय संघ के अधीन परराष्ट्र नीति यानी कि प्रतिरक्षा और संचार व्यवस्था रहेगी, जिसके लिए आवश्यक धन भी संघ को ही जुटाना होगा। नेक्स्ट कहता है संघ की एक कार्यपालिका और विधानमंडल होगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों और देशी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अन्य सभी विषय जो है वो सरकार के अधीन होंगे। ठीक है, अन्य सभी विषय किसके अधीन होंगे? सरकार के अधीन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है, तीसरा पॉइंट है, प्रांतों को यह अधिकार दिया गया कि वे अलग शासन संबंधी समूह बनाएं, जिसमें क्या हो, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। पहला कौन सा प्रांत था? मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा। दूसरे पार्ट में दिया गया था उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध। तीसरे पार्ट में दिया गया था बंगाल और असम। प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया था कि वह अपने विषय के संबंध में निर्णय ले और शेष विषय प्रति प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है। इस पॉइंट में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि प्रांतों को यह अधिकार दिया गया था कि वो अलग अलग शासन संबंधी समूह बनाएं, जिसमें क्या हो सके, जिसमें भारत के विभिन्न प्रांतों को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से 3 भाग मैंने आपको बता दिया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले में मैंने आपको मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और बिहार और उड़ीसा में बांटा गया। दूसरे भाग में जो बांटा गया था उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध को। इसके बाद तीसरा जो बांटा गया था वो बांटा गया था बंगाल और असम में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक समूह को अधिकार दिया गया कि वह अपने विषय के संबंध में निर्णय ले और शेष विषय प्रांतीय मंत्रिमंडल को सौंप दे। इसके बाद कहता है देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएंगे उन पर देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि जो भी देशी राज्यों के द्वारा जो विषय संघ को नहीं सौंपे जाएं उनको क्या किया जाए, उनको देशी राज्यों का ही अधिकार होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को कहानी समझ में आ रही है। इसके आगे देखिए आपका 5वां 6वां पॉइंट क्या कह रहा है। 5वां पॉइंट में कह रहा है संविधान के निर्माण के बाद ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों को सार्वभौम सर्वप्रभुता का अधिकार हस्तांतरित कर देगी और भारतीय संघ में सम्मिलित होने अथवा उससे अलग रहने का निर्णय जो है वो देशी राज्य स्वयं करेंगे। ओके, नेक्स्ट कहता है योजना के कार्यान्वित होने के 10 वर्ष पश्चात या प्रत्येक 10 वर्ष पर प्रांतीय विधानमंडल बहुमत द्वारा संविधान की धाराओं पर पुनर्विचार कर सकता है। ओके, तो यहाँ तक की कहानी आप सभी को समझ में आया जो मैंने आपको बताया, मुख्य बातें क्या क्या थी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित बातें कैबिनेट मिशन में निहित थी। तो कौन कौन सी बातें जो है फ्रेंड्स जो कैबिनेट मिशन में निहित हैं जो कि संविधान के निर्माण से संबंधित है। ओके, तो पहला पॉइंट कह रहा है प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतों के संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी जो है आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रांतों के जो संविधान सभा में प्रतिनिधित्व आबादी के आधार पर दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों को आबादी से अधिक स्थान देने की प्रथा जो है समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है कि रियासतों को भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। रियासतों को किस पे दिया जाएगा? जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि संविधान सभा की बैठक जो है वो दिल्ली में होगी और प्रारंभिक बैठक जो है वो अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों का चुनाव
कर लिया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रांतों के लिए अलग संविधान की व्यवस्था भी योजना के अंतर्गत थी। प्रत्येक समूह जो है वो अपने संविधान के संबंध में तथा संघ में रहने का निर्णय करेगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केंद्र में एक अस्थायी सरकार की स्थापना होगी और जिसमें उसमें क्या होगा, उसमें भारत के सभी प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय शासन के सभी विभाग इन प्रतिनिधियों के अधीन रहेंगे तथा वायसराय इनकी अध्यक्षता करेंगे। ओके, समझ में आया सभी को? कोई डाउट तो कमेंट करके पूछिएगा। नेक्स्ट कह रहा है इसके आगे सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड भारत को सत्ता सौंप देगा और इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंग्लैंड जो है वो भारत को सत्ता अपना सौंप देगा और इस सिलसिले में जो मामले उत्पन्न हो उन्हें तय करने के लिए भारत और इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी। ओके, नेक्स्ट कह रहा है अंततः 14 जून 1946 को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकृति दे दिया और हिंदू महासभा तथा साम्यवादी दल से क्या होता है, दल ने इनकी कटु आलोचना की और अंतरिम में क्या हुआ, अंतिम में सरकार की स्थापना के प्रश्न पर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग में मतभेद हो गया और मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने दावा किया कि वह कांग्रेस के बिना ही अंतिम सरकार का निर्णय कर लेगी। लेकिन वायसराय ने क्या किया, वायसराय ने लीग के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और 1946 के चुनाव में निर्वाचन के लिए क्या किया, निर्धारित कुल 102 स्थानों में कांग्रेस को 59 स्थान दिया गया, 59 स्थान दिया गया और मुस्लिम लीग को मात्र 30 स्थान प्राप्त हुए। ठीक है, फिर क्या होता है, मुस्लिम लीग को इस चुनाव परिणाम से घोर निराशा हुई और 8 अगस्त 1946 ईस्वी की कांग्रेस की कार्य समिति ने क्या किया, प्रस्ताव पारित कर दिया। नेक्स्ट कहता है कि अंतरिम सरकार बनाने की योजना जो है वो स्वीकार कर ली जाए। ठीक है, फिर क्या कहता है, अंतिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभाल लिया और पंडित नेहरू जो है इसके प्रधानमंत्री बने। आगे क्या हुआ, आगे चल करके वायसराय की सलाह पर मुस्लिम लीग ने अक्टूबर 1946 को सरकार में शामिल होना स्वीकार कर लिया। लेकिन क्या होता है, लेकिन सरकार जो है, सरकार को सहयोग देने के बदले ये हमेशा उसमें कार्य में अड़ंगा डालती रही। कैबिनेट मिशन ने क्या किया, भारत के विभाजन का मार्ग तैयार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है आज मैंने आपको कैबिनेट मिशन 1946 की जो है मुख्य बातें और इससे होने वाले क्या क्या प्रॉब्लम थी, किस प्रकार से आपकी जो है संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित बातें कौन कौन सी थी कैबिनेट मिशन में निहित थी, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कैबिनेट मिशन की मुख्य बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, आज की क्लास कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जो नेक्स्ट क्लास होगी फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी भारतीय संविधान आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। ठीक है, कौन कौन सी संस्थाएं थी, उसकी किस वर्ष स्थापना हुई और उसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, कल की क्लास में ये सब मैं आपको बताऊंगी। वो भी जो है फ्रेंड्स, जो चैप्टर में कल की क्लास में कराऊंगी वो भी आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और अपनी पढ़ाई आप लोग ध्यान से कीजिए। और रात को फ्रेंड्स जो है रात में 9:30 से 10 के बीच में मैं लाइव आती हूँ। आप लोगों को जो भी पूछना हो आप लोग पूछ लिया करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप सभी से।